हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट यूनिट 5वां यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले हम बात करते हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या जिसे हम विद्युत रसायन कहते हैं, विद्युत रसायन होता क्या है। एक्चुअल में ये एक केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी चेंजेज है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में जो अंतर परिवर्तन है, चेंजेज है ना, उनका हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार का जो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो सब्सटेंसेज होते हैं या जो पदार्थ होते हैं उनको विद्युत चालकता के आधार पर या चालन के आधार पर उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है तो वैद्युत अपघट या जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। दूसरे होते वैद्युत अनपघट यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दो पदार्थ हो गए, एक तो वैद्युत अपघट और दूसरे वैद्युत अनपघट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः विलेय अवस्था में या संगलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह करते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर आयन्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ये अपने अवयवी आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ सबके सब जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं उनकी पिघली हुई अवस्था में या विलेय अवस्था में, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे विद्युत अपघट जो कि सामान्यतः विद्युत धारा को पूर्ण रूप से जब विद्युत धारा इनके अंदर प्रवाहित की जाती है तो ये अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से विभाजित होकर के तीव्रता से विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे विभिन्न प्रकार के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे HCl है, KOH है, NaCl है, इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी में वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे वैद्युत अपघट होते हैं जिनके अंदर एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि वो आंशिक रूप से ही अपने अवयवी आयनों में वियोजित होते हैं और बहुत कम मात्रा में विद्युत का चालन करते हैं। तो ऐसे अपघट को हम दुर्बल वैद्युत अपघट कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड है, HCN है, H2CO3 है, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये बहुत कम आयनों को प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का चालन भी बहुत कम करते हैं। अब बात आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अनपघट। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का संगलित अवस्था में या विलेय अवस्था में कोई आयन्स प्रेजेंट नहीं होते, न ही विद्युत का चालन करते हैं तथा एक तरह से उदासीन रहते हैं। ऐसे पदार्थ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे शुगर है, यूरिया है, बेंजीन है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या उनका सॉल्यूशंस है ऑर्गेनिक पदार्थ का। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन, जैसा कि नाम से अपघटन हमको विदित है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन, टू ब्रेक बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जब किसी विद्युत अपघट के अंदर या उसके जो विलयन है उसके विलेय या संगलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ अपने अवयवी आयनों में विभाजित हो जाता है और ये जो आयंस होते हैं ये आयंस का जो अभिगमन है इलेक्ट्रोड्स की ओर होता है और इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और इस तरह से इस अवस्था में जो आयंस होते हैं एक तरह से आयनन की प्रक्रिया हो सकती है इस प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया भी होती है। तो ये सब की सब जो रिएक्शंस होती है ये एक साथ चलती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी, आयनों का ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रोड की ओर होगा और वहाँ पर एक तरह से आयनन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस होती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की या इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, क्या होता है? देखिए जैसे इस फिगर में दिया हुआ है, विद्युत अपघट एक इलेक्ट्रोलाइट जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें ये कंटेनर होता है, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स की रोड होती है, फिर यहाँ पर हम ये बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट के ये जो आयंस है इनमें ये विघटित होता है और विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोड है, यानी जैसे ये एनोड है तो इस एनोड पर एनायन आते हैं और ये जैसे कैथोड है, कैथोड पर क्या आते हैं? कैटायंस आते हैं। तो इस तरह से विपरीत आवेशित जो आयंस होते हैं उन आयंस की ओर
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये अपने अवयवी आयन A प्लस एंड B माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह से तो यहाँ पर क्या होगा कि जो A प्लस है, जिसे हम धनायन कह रहे हैं, इनका शिफ्टेशन कैथोड की ओर होगा, और B माइनस जिसे हम एनायन कहते हैं, इनका शिफ्टेशन या इनका माइग्रेशन किधर होगा, कैथोड की ओर होगा। अर्थात ये कैथोड पर जो कैटायन है, वो कैटायन एक तरह से यहाँ पर ये अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ये एक तरह से रिलीज कर देता है, और ये एक तरह से जो कैथोड है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में हम एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को टेक प्लेस हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl का जब डिसोसिएशन होता है तो Na प्लस Cl माइनस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन पे कैथोड पर जो रिएक्शन होगा, जो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कैथोड पर रिएक्शन होता है, और इस कैथोड पर रिएक्शन यहाँ पर ये इसका सोडियम में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से जो एनोड पर रिएक्शन होता है, वो एनोड पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से यहाँ पर एक तरह से Cl2 का एक तरह से रिलीज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेराडे के नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। फेराडे ने 2 नियम दिए थे, उन्हें हम फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित नियम कहते हैं, जो कि विद्युत अपघटन नियम कहलाते हैं। जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड तथा एनोड पर जमा अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है, वो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इस तरह का जो नियम है फेराडे के द्वारा दिए गए थे, ये जो नियम है फेराडे का विद्युत अपघटनी संबंधी प्रथम नियम कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इस नियम में देखिए, विद्युत अपघटनी विलयन में पहले हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने से उस इलेक्ट्रोलाइट का आयनन होगा। आयनन ऊपर कैथोड और एनोड पर उनके आयंस जाएंगे, और वो आयंस जा करके वहां पर वो अपना चार्ज लेंगे या देंगे, तो वहां पर उनका डिपोजिशन हो जाएगा। तो इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा पदार्थ की जो मात्रा हुई है, वो किसके समानुपाती होगी, जो हमने विद्युत धारा पास करी है किसके अंदर, वोल्टामीटर के अंदर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमने विद्युत धारा पास करी है, वो कितनी मात्रा में प्रवाहित करी है, उस धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होती है। हम ये मान के चलते हैं कि Q कूलाम एक विद्युत धारा की मात्रा हम प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में, तो वहां पर एक तरह से जो उन पर पदार्थ निक्षेपित होता है, डिपोजिट होता है या मुक्त होता है, अगर उसकी मात्रा W है, तो फेराडे के नियम के साथ W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू IT, और Q बराबर चूंकि क्या होता है IT, यानी I एम्पियर का करंट T समय तक पास करते हैं, तो वो एक तरह से वो कूलाम में विद्युत आवेश की मात्रा होती है। अगर इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम हटाए, दैट इज कॉल्ड W बराबर ZIT। ठीक है, तो यहाँ पर Z एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, जो कि सामान्यतः पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं हर मटेरियल, हर पदार्थ के लिए Z की, या हर मेटल के लिए Z की मात्रा अलग अलग होती है। अगर मान ले हम ये मान के चलते हैं कि 1 एम्पियर का करंट हम T सेकंड तक पास करवाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट T सेकंड तक पास करवाते हैं, तो उस विद्युत अपकरण पे 1 एम्पियर की धारा को हमने 1 सेकंड तक पास किया, अर्थात 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो गया। तो उस अवस्था में यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, उस अवस्था में Q बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात तो उस अवस्था में Q बराबर 1, तो उस अवस्था में W बराबर Z हो जाएगा। अर्थात किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम तूलाम को मुक्त करवाने के लिए या करने के लिए या होने के लिए सामान्यतः
500 कूलाम विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक तरह से रासायनिक तुल्यांक की जो मात्रा रहती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वो सामान्यतः पदार्थ की अगर ये बराबर हो 1 एम्पियर का करंट और 1 से 1 सेकेंड तक पास करते हैं, तो वहाँ पर जो पदार्थ डिपोजिट होगा वो किसके बराबर होगा? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। अगर हम और चूंकि 1 फैराड बराबर क्या होता है? 96500 कूलाम होता है। तो पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि W बराबर Z की होता है, ठीक है। और लेकिन Q बराबर जब इतना है तो उस कंडीशन में W बराबर Z × 9 ये हो गया, और Z बराबर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ये। अब बात हम करेंगे फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की मात्रा यदि हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों या विभिन्न वोल्टामीटर्स है, उन वोल्टामीटर्स में भरे हुए विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती। क्योंकि सभी सेल क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब श्रेणी क्रम में सभी सेल जुड़े हुए तो उनके अंदर जो विद्युत की मात्रा है वो समान प्रवाहित होगी, ठीक है। तो समान समय में समान विद्युत की धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इनके इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उनके केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? W प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? W प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पर क्या है? रासायनिक तुल्यांक। Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और E क्या है यहाँ पर? रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, W/E दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मान लो हम ये मान के चलते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन व सिल्वर सल्फेट का विलयन, वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, अगर मान लो हम विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भरते हैं, तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इनके अंदर हम कॉपर और सिल्वर का जो इलेक्ट्रो वो होते हैं उनको हम लगा दे अगर, तो उस अवस्था में हम एक तरह से यहाँ हम इसको AgNO3 लिखेंगे। तो इस तरह से AgNO3 और कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशंस है उनमें मुक्त विभिन्न जो अपघटनी सेल है उनमें हम कॉपर और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और फिर समान विद्युत की मात्रा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इसलिए समान समय के लिए इनमें सभी में पास होगी अगर इनको हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवाएंगे तो ऐसी अवस्था में इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं। देखिए ये 2 वोल्टामीटर्स है अलग अलग, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनते हैं, इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड है, इसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड है। इसको हम इस तरह से सीरीज में लगा देते हैं, यहाँ पर बैटरी से जोड़ देते हैं, इधर मीटर होता है जिससे हमको करंट की मात्रा का पता लग जाता है। तो इस तरह से यदि कॉपर वोल्टामीटर में निक्षेपित कॉपर का भार WCU तथा सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित सिल्वर का जो भार है WAG है, तो उनके जो रासायनिक तुल्यांक है क्रमशः क्या हो जाएंगे? ECU तथा EAG हो जाएंगे। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा? फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार WCU/WAG दैट इज इक्वल टू ECU/EAG, यानी केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो फैराडे के पहले नियम के अनुसार चूंकि W बराबर क्या होता है? ZIT होता है। तो उस अवस्था में हम इसको क्या लिख सकते हैं? WCU/WAG। WCU की जगह क्या हम लिख सकते हैं? ये Z क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी तरह से AG क्या है? ZAG क्या है? ये भी सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू ECU/EAG। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से ये जो फॉर्म है वो इस तरह से हो जाएगी, अर्थात Z प्रोपोर्शनल टू E। इसको हम और अदर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू Z प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसके समानुपाती होता है। तो इस तरह से कोई भी जो विद्युत अपघट है, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये चीजें देख सकते हैं। थैंक यू।